क्या आपको भी रीजनिंग के प्रश्न करने में बहुत समय लग रहा है? क्या आप भी एग्जाम सेंटर में जाकर रीजनिंग के प्रश्न देखते ही आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं? तो ये आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं गौरव सिंह चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर भिलवाड़ा पर। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको आपकी सिलेक्शन लिस्ट में सबसे ऊपर भी ले जा सकता है और आपको आपकी इस लिस्ट से बाहर भी करवा सकता है। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम नए नए प्रश्नों के चक्कर में जितने भी पिछले वर्ष के पेपर हो चुके हैं उन्हें देखना, उनके प्रश्न करना छोड़ देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो इसी चीज को अच्छा करने के लिए आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पिछले वर्षों के पेपरों का निचोड़, और ये वीडियो मैं दावा करता हूं आपके बीएसटीसी के लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बीएसटीसी में रीजनिंग का महाकुंभ। और इस महाकुंभ में जो नहा लिया, आप मान के चलिएगा इस बार बीएसटीसी में 150 में से 150 आपके होंगे। और हाँ, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए इस बार बीएसटीसी पार। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो के इस कॉन्सेप्ट को पहले प्रश्न के साथ। तो बने रहिएगा अंत तक। क्यों? क्योंकि अंत तक आपको एक ऐसी धाकड़ ट्रिक बताई जाएगी जिसमें आप बिना पेन यूज किए मात्र 2 सेकंड में प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात कर रहे थे हम लोग हमारे बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, तो बात करते हैं हमारा पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। कभी भी आपको लगे ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने है तो सबसे बेस्ट मेथड है भाग विधि। आप ऐसे प्रश्नों में सिर्फ भाग लगाना सीख लीजिए। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा आप नहीं अटकेंगे। अब भाग कैसे लगाना है और कितना लगाना है उस पर बात करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 7/3। सिंपली हमें क्या करना है, अगर हम 3 का भाग 7 में लगाएं तो आप जानते हैं 3 दूनी 6 पॉइंट, रोक दीजिए, आगे हम नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकंड ऑप्शन है 13/7। अगर हम बात करें 7 एकम 7 पॉइंट छोड़ दिया, आगे हम हल नहीं करेंगे। अगला है 5/6। 5/6 के अंदर अगर हम भाग लगाएं तो 50 बनता है, पॉइंट छोटा है तो 0.8 आ जाएगा। और लास्ट है हमारा 12/13। अगर हम बात करें तो 13 से छोटा है मतलब पॉइंट लग गया, ये बना 120। 13/8 104, 13/9 117। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये 0.9 पर। मैंने कहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, थोड़ा ध्यान देना। केवल सभी का पहला अंक देखिए। अगर आप चेक करें ये 2 आ चुका है, ये 1 है, ये 0.8 है, ये 0.9 है, तो सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है 0.8। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5/6। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। अगर हम चेक करें तो हमारा सेकंड प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए। ये टॉपिक है हमारी रीजनिंग का, जो टॉपिक का नाम है हमारा वर्गीकरण। इसके अंदर आपको इतना सा ध्यान रखना है, कभी भी अलग को मत ढूंढिए, केवल ये ढूंढिए कि चारों में से आपके 3 किसी प्रकार से सेम होने चाहिए। जो बचा वह हमारा आंसर। अगर आप ध्यान दें तो हम सभी जानते हैं गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है, कछुए के बच्चे को कुर्म कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पे ध्यान दें तो यहां लिखा है कुत्ता और कुतिया, मतलब मेल और फीमेल। यहां पर ये पेयर है, इनके बच्चों को नहीं दर्शा रहा। तो उसने कहा विषम जोड़ी, तो कंफर्म है विषम जोड़ी कौन सी हमारी, ऑप्शन नंबर सेकंड, कुत्ता और कुतिया। क्यों? बाकी सभी में किसी ना किसी बच्चे का नाम बताया गया था जो इनके बच्चे का नाम है, पर वहां पर ऐसा नहीं था। बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, देखिएगा। प्रश्न दिया गया है रक्त संबंध का। क्या है, ध्यान देना। फर्स्ट लाइन है MP का बेटा है। आपको मैंने कैसे सिखाया उसी बात करते हैं। जो M है वो बेटा है किसका, P का। बेटा है तो P को हमने ऊपर लिख दिया। उसके बाद उसने कहा जो Q है वो O की पोती है, जो P का पति है। अगर आपको याद हो तो बताया गया था कि जो शब्द होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए काम करता है। मतलब यहां फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है, तो जो का प्रयोग किसके लिए हुआ, यहां ओ के लिए, कि जो P का पति है
क्यू ओ की पोती जो पी का पति है, इसका मतलब पी के पति का नाम है ओ। अगर ये पत्नी है तो ऑब्वियस है उसकी पत्नी हो जाएगी। अब क्यू ओ की पोती है, इसका मतलब वो इसकी संतान हो जाएगी, पोती है तो माइनस। पूछा क्या गया है कि बताइए एम का ओ से क्या रिश्ता है। आपको सिखाया गया था कि हमेशा से का की ओर चलिए। इसे पढ़ने का तरीका क्या है कि ओ क्या बोलेगा एम को। अगर आप ध्यान से देखें तो ओ ने क्या कहा, ये दोनों पति पत्नी हैं और इनकी संतान का नाम है एम और जेंडर है वो एक मेल। तो ओ बोलेगा कि एम कौन है, मेरा बेटा है। और अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर 1 कि एम का ओ से क्या रिश्ता है, तो हम कह सकते हैं एम ओ का बेटा है। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की। तो देखिएगा 4 प्रश्न क्या है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है। अगेन बात हो रही है हमारे टॉपिक वर्गीकरण की। आपको मैंने क्या कहा कि जब भी ये टॉपिक बने आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन 4 में से कोई भी 3 किसी भी प्रकार से सेम होंगे, आपको उन सेम को ढूंढना है, बचा हुआ आपका आंसर होगा। बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हॉकी, स्टेनले कप। अगर आप हॉकी के बारे में नॉलेज रखते हैं तो स्टेनले कप का जो संबंध है वो हॉकी के साथ है। दूसरा, अगर हम बात करें विजय हजारे कप, अगर आप अगेन क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने ये सुना होगा कि विजय हजारे कप जो हम ट्रॉफी चलाते हैं, इसका संबंध किसके साथ है, क्रिकेट के साथ। अगेन आईपीएल वर्तमान में आप सभी देख ही रहे होंगे, आईपीएल का संबंध किसके साथ है, क्रिकेट से। और फीफा, अगर हम बात करें फीफा तो आपको पता है फीफा किससे संबंध रखता है, फुटबॉल से। इसका मतलब है अगर हम सभी को चेक करें तो इसमें स्टेनले कप का हॉकी से संबंध है, आईपीएल का क्रिकेट से और फीफा का फुटबॉल से। केवल विजय हजारे कप ऐसा है जिसका संबंध बैडमिंटन से नहीं है। तो अलग कौन है, ऑप्शन नंबर 2 कि बैडमिंटन और विजय हजारे कप। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5। देखिए कुछ ये रहा, उसने आपसे क्या कहा कि समूह की अन्य संख्याओं में से विषम संख्या का चयन कीजिए। अगर हम बात करें, फिर से वही बात, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें यह चेक करना है कि इन चारों में से कोई 3 किस प्रकार से सेम हो रहे हैं। चेक करते हैं पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है 244, सेकंड ऑप्शन है हमारा 324, अगला है 352 और उसके बाद है 136। अगर हम बात करें इस ऑप्शन पर तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, 244। सबसे पहली बात, आपके पास यहां फुल अथॉरिटी है, आप जो चाहे वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन एक है, आपको 4 में से किन्हीं भी 3 को एक प्रकार से सेम बनाना है। तो हमने क्या देखा, 2 + 4 + 4, 4 4 8 और 10, जोड़ने में कितना आ रहा है, 10। अगला देखिएगा, 3 2 5, 5 में जोड़ा 4 9, 3 और 5 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 1 और 3 4, 4 और 6 कितना हुआ, 10। अगर आप चेक करें, पहला, तीसरा और चौथा, इन सबके अंकों का योग कितना है, 10। अकेला ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो इस घर के अंदर शामिल नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 324 ये हमारा राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। देखिएगा क्या है वो प्रश्न नंबर 6 हमारा। देखिएगा, उसने कहा यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान से समझना क्वेश्चन का मतलब क्या है। प्रश्न है BREAK, ब्रेक। उसने आपसे क्या कहा, इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। इसका मतलब क्या है, आपको इन्हें लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इतना आप सबको नॉलेज होगा कि जब इसे अल्फाबेटिकल जमाएंगे तो सबसे पहला अक्षर आपको पता है कौन आएगा, ए के बाद कौन आएगा, बी के बाद कौन आएगा, ई के बाद कौन आएगा, के, और उसके बाद कौन आएगा, आर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है आपको इसे किस रूप में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। उसने क्या कहा, कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्थान बदल चुका है, स्थान बदल चुका है, स्थान बदल गया और स्थान बदल गया। केवल ई एक ऐसा अक्षर है जो पहले भी मिड में था और अब भी मिड में है। तो मैं कह सकता हूं इस प्रश्न के अनुसार केवल एक अक्षर ऐसा होगा जिसका स्थान नहीं बदलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर। आपको ये बोला गया कि 6 दोस्त हैं, A B C D E और F।
जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये एक सर्कल है, 6 दोस्त हैं, लो साहब 6 दोस्त बन गए, सबका फेस केंद्र की ओर है, सबका फेस केंद्र की ओर है। क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, उसने कहा बी जो है वो एफ और सी के बीच में है। कभी भी अगर आप सर्कल या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करें तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न की शुरुआत वहां से कीजिए जिसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी, यानी जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। ध्यान देना, बी एफ के बीच में है, आप इसे जैसा चाहे वैसे लिख सकते। देखो, एक व्यक्ति ने कहा कि सर मैंने इसे ऐसा लिखा कि बी एफ और सी के बीच में है, और एक कहता है सर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। तो ध्यान रखिए, लाइन के अनुसार ये दोनों ही शब्द सही है। अगला लिखा हुआ है ए जो है वो ई और डी के बीच में है, अगेन कोई कंफर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है सुनना, ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के एकदम बाएं है। सबसे सटीक जानकारी जो है वो सटीक जानकारी कौन सी है आपकी, एकदम बायां। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एकदम बायां एफ डी के, तो हमने सबसे पहले डी को यहां लिखा, अगर ये डी है तो डी का बायां ये होगा, हमने यहां किसको लिख दिया, एफ को। आगे बढ़ते हैं, जो लाइनें हमने छोड़ी उनका यूज करते हैं। ए जो बैठा है वो ई और डी के बीच में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी हमें मिल चुका है, अगर मैं चाहूं तो मैं ई को यहां भी बिठा सकता था, यहां भी, पर ऑलरेडी यहां एफ बैठा है, तो हमने क्या देखा साहब, ई और डी, तो मैंने ई को यहां बिठाया कि ई और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए। एक लाइन क्या बची थी, बी जो बैठा है वो एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, बी। उसने क्या कहा कि ए और एफ के बीच में कौन है, अगर आप ध्यान दें, ये रहा ए, ये रहा एफ, दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल राइट आंसर क्या है हमारा, डी, कि ए और एफ के बीच में कौन है, डी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है, डी का एक भाई ए है, अगेन रक्त संबंध का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा डी है और डी का कोई भाई है। मैंने आपको सिखाया है, अगर रिश्तों को दर्शाएं तो पीढ़ियों के अनुसार, अगर उसका लेवल आपके जितना है तो सेम लेवल पे रखिएगा, अगर वो लेवल आपसे ऊपर है, मतलब आपके माता पिता हैं, मामी है, मौसा है, कोई भी रिश्ता, और अगर वो आपके दादा है तो सेकंड लेवल, और थर्ड है तो परदादा। रिश्तों के अनुसार बात करते हैं, डी का एक भाई ए है, अगर भाई है तो सेम लेवल, डी का भाई है तो ए पे प्लस आ गया। आगे बढ़ते हैं, डी पुत्र है पी का, जो डी है वो बेटा है तो प्लस, और ये बेटा किसका है, पी का। हमें पी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बी पिता है पी का, बी पिता है पी, ये भी बन गया। अब लास्ट में देखिएगा, उसने कहा संबंध के संदर्भ में एक क्या है बी का, जो ए है वो बी का क्या लगता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि बी की ये संतान है, और ना तो आपको इसका जेंडर क्लियर है कि वो मेल है या फीमेल है, अगर ये बी का बेटा होता तो बेटे का बेटा आप जानते हैं क्या कहलाता, पोता। पर अगर ये फीमेल होती तो आपको पता है ये अगर इसकी बेटी है तो बेटी का बेटा क्या कहलाता, दोहिता। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो दोहिता ऑप्शन कहीं भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा, सेकंड ऑप्शन, कि क्या होगा, ए क्या लगता है बी का, तो राइट आंसर क्या होगा, पोता। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा क्या है 9वां प्रश्न। उसने क्या कहा, 4 खिलाड़ी हैं, एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में। इसका मतलब समझ गए हैं देखकर ही कि प्रश्न हमारा है दिशा और दूरी का। अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट होगा इस लाइन से कि क्यू कहां बैठा है, पी के पूर्व में, तो सबसे पहले पी को लिया। अगर आपको नॉलेज है तो हम जानते हैं जो दिशाएं हैं, जब पढ़ाया जाता है चैप्टर को, मैं हमेशा एक लाइन सिखाता हूं कि मुख्य दिशाएं होती हैं 4 और कुल दिशाएं होती हैं 10। कभी भी बात हो दिशाओं की, हमेशा याद रखिए, आपके जो सामने वाली दिशा है उसे आप हमेशा उत्तर बोलते हैं, और आपके राइट साइड हमेशा आप क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा। तो इसी के आधार पर मैंने हल किया, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। आपको ये बताया गया है
कि टोटल दिशाएं 10 हैं, पर 10 में से केवल 8 दिशाएं ऐसी हैं जिन्हें आप दर्शा सकते हैं। इसका मतलब बची हुई 4 के लिए हमने ये वाला डायग्राम यूज किया। हमें पता है ये दिशा उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है, और ये कौन सी है? उत्तर पश्चिम। अब शुरुआत करते हैं हमारा प्रश्न। क्यू पी के पूर्व में है, तो सबसे पहले हमने पी को लिखा, क्योंकि जब तक हमारे पास पी नहीं होगा हम उसका पूर्व कैसे लेंगे? पूर्व हम जानते हैं हमारे दाईं साइड है, तो पी के पूर्व में कौन बिठा दिया हमने? क्यू। आगे बढ़ते हैं। आर पी के दक्षिण में, आर पी के दक्षिण में, दक्षिण हम जानते हैं, चेक करिएगा डायग्राम में, तो यहां पर ये दक्षिण आ गया, ये दिशा हो गई पूर्व और ये क्या हो गई? दक्षिण। आगे देखो, एस पी के उत्तर में है, अगर पी का उत्तर देखें तो ये होगा एस पी का उत्तर। लास्ट में देखना, एस क्यू की कौन सी दिशा में खड़ा है? आपको क्यू से एस की दिशा बतानी है। आपको ये सिखाया जाता है कि जहां से चलें वहां पर एक प्लस का चिन्ह लगाए। अकॉर्डिंग टू प्लस आप जानते हैं ये उत्तर है, ये पश्चिम है। अगर आप एस की ओर बढ़ें तो उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम। इसका मतलब अगर क्यू से एस पर जाना है तो आपको कहां चलना पड़ेगा? उत्तर पश्चिम दिशा में चलना पड़ेगा। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा? से उत्तर पश्चिम। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो क्या है देखिएगा स्क्रीन पर। देखिएगा, किसी तट पर 5 दोस्त हैं जो एक सीक्वेंस में बैठे हैं। बेसिकली कहूं तो अगेन सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है। अगेन इसके बारे में ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन हो आपको यह चीज ध्यान देखनी है कि उसके दायां बायां उसने क्या कहा है। अगर हम प्रश्न की बात करें तो फर्स्ट लाइन देखना, सी ए के निकटतम बाएं है। जब भी कभी प्रश्न हल करें, एक सलाह दूंगा, कभी भी ऐसे लाइन और ऐसे डंडे लगाकर इस प्रश्न को हल मत कीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे दाएं बाएं का हमेशा कंफ्यूजन होगा, इवन आपको पोजीशन नहीं पता कि उसे बिठाना कहां है। इससे अच्छा आप सिर्फ अल्फाबेट लिखिए, दाएं बाएं का आप क्लियर है, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे? पहला पॉइंट देखना, सी ए के निकटतम बाएं हैं। सबसे पहले हमने ए को लिखा। हमेशा याद रखिए, आप जब प्रश्न को करते हैं तो आपका फेस हमेशा डिफॉल्ट हम उत्तर मानते हैं। अगर आप उत्तर मान रहे हैं तो आप सभी का ये राइट है मतलब दायां, और आप सभी का ये लेफ्ट है मतलब बायां। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा? सी ए के निकटतम बाएं बैठा है। ए का निकटतम बायां मतलब यहां पर कौन आ गया? सी। आगे बढ़ते हैं, बी कहां बैठा है? ए और डी के दाएं बैठा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रहा ए। अब इसका दायां, अगर दो व्यक्तियों का दायां है तो इसका मतलब है दायां तो ये रहेगा, पर हमें ये नहीं पता कि डी कहां बैठा है, तो हमने एक बार बी को यहां बिठाया क्योंकि वो ए का दायां बन गया। जो ई है वो सी और ए के बाएं बैठा है। अगर आप नोटिस करें तो ए और सी ये रहा, इसका बायां यहां पे कौन आ गया? इसका मतलब ये क्लियर है, अगर टोटल मेंबर 5 हैं तो इन 5 मेंबर में सिर्फ एक व्यक्ति बचा जो है डी, और डी जो है उसकी मजबूरी है कि उसे यहीं बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि बी कहां बैठा है? ए और डी के दाएं। अब चेक करिएगा, क्या ए और डी का ये दायां है? तो बिल्कुल सटीक लागू हो रहा है। उसने क्या पूछा कि बताओ बीच में कौन बैठा है? अगर आप चेक करें तो बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है? ए। तो हमारे प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से, कि सेंटर में कौन है? ए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की ओर। अगेन प्रश्न नंबर 11 क्या देखो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द छांटिए। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हमारे रीजनिंग का टॉपिक है सादृश्यता, जिसे हम बोलते हैं समरूपता। बेसिकली इस टॉपिक का मतलब क्या है? जो संबंध पहले पद का दूसरे पद के साथ होगा वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद के साथ होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? थोड़ा ध्यान से समझना। आप सभी जानते हैं फिल्म निर्देशक मतलब डायरेक्टर, फिल्म को बनाने वाला अगर निर्देशक है तो पत्रिका से संबंधित जो भी काम है वो किसके अंडर हो रहा है? संपादक के। तो हम कह सकते हैं अगर निर्देशक संबंधित है फिल्म से तो संपादक किससे संबंधित होगा? पत्रिका से। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या है हमारा? अगेन हम बात करें तो वापस से रक्त संबंध की बात हो रही है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। एक परिवार में पी क्यू की पुत्री है। ध्यान रखना, जहां मैं प्लस लगाता हूं इसका मतलब है उसका जेंडर है मेल, जहां मैं माइनस लगाता हूं इसका मतलब है
उसका जेंडर है फीमेल। अब चेक करते हैं क्वेश्चन को। एक परिवार में पी क्यू की पुत्री है, तो ध्यान देना, जो पी है वो क्यू की पुत्री है, तो पुत्री है तो एक लेवल नीचे ले आइए, माइनस लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। क्यू आर की माता है, ये जो क्यू है वो आर की माता, थोड़ा ध्यान देना। एक तरफ हमें बोला गया कि पी क्यू की बेटी है, एक तरफ बोल रहा है कि जो क्यू है वो आर की माता है। अगर क्यू आर की माता है तो जाहिर सी बात है आर इसका ही भाई या बहन होगी। अगर ये माता है तो यहां क्या लगा दिया, माइनस। आगे बढ़ते हैं। आर टी का पिता है, आर टी का पिता है। अगर आप चेक करें तो हमने साहब टी को लिख दिया इसके नीचे और आर क्या है, उसका पिता। हमें टी का जेंडर नहीं पता कि टी मेल है या फीमेल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, यह मतलब है कि जो पी है वो टी की क्या लगती है। तो देखिए क्या होगा, टी ने बोला ये मेरे पिताजी हैं और ये पिता की बहन, और पिता की बहन आप सभी जानते कौन होती है, बुआ। हालांकि ऑप्शन में लिखा है बुआ या मौसी, पर राइट आंसर जो होगा वो एक्यूरेट है कि वो कौन होगी, उसकी बुआ होगी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या है, उसने हमसे यह कहा कि इन शब्दों को अरेंज करना है आपको अंग्रेजी अल्फाबेट्स। सिंपल सा स्टेप है, ध्यान से देखना। ये चारों के चारों अक्षर हैं, आपको यह ध्यान देना है जितने अक्षर सेम होंगे उनसे कभी भी आपका प्रश्न हल नहीं होगा। तो देखना, सी 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 और सी सब में काट दिया, आर सब में दिखाई दे रहा है, आर मैंने काट दिया। आई आपको सब में दिखाई दे रहा है, मैंने आई को भी काट दिया। इसका मतलब इन चारों प्रश्नों के पहले 3 अक्षर सेम थे, उनसे पहचान नहीं हुई। अब बात करते हैं हमारे बचे हुए प्रश्नों अक्षरों पर। इसका चौथा अक्षर टी, इसमें टी, यहां एस और यहां पर कौन है, पी। अगर आप चेक करें तो सिंपली हम सभी जानते हैं कि जब भी ये प्रश्न हल होगा, इस प्रश्न के अंदर अगर हम बात करें तो सीक्वेंस देखो, केवल चौथा अक्षर देखना। एक तरफ आपको टी दिखा, यहां भी टी, यहां एस और यहां पी। इतना आप सभी को नॉलेज है कि अगर हम बात करें अल्फाबेट्स की तो इन चारों में जो सबसे पहला अल्फाबेट आएगा वो होगा पी। पी के बाद कौन आता है, एस। अब फर्स्ट और सेकंड डिसाइड हो गया कि ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा। पर अगर हम बात करें तो यहां से ऊपर देखना, क्या दोनों में आपको सेम अक्षर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पहचान नहीं हुई। और जब पहचान ना हो तो अगले अक्षर पे जंप करिए। इसका अगला अक्षर है आई, इसमें है ई। अब मुझे आप ये बताएं, आई और ई में पहले कौन आता है, तो आप सबको पता है ई, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 3 और इसका नंबर क्या हो जाएगा 4। अब उसने क्या कहा कि शब्दकोश के अनुसार, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी शब्दकोश के अनुसार लिखते हैं यह सीक्वेंस आपका कहलाता है आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले नंबर आया हमारा चौथा, इसका मतलब 4 नंबर वाला 1 नंबर पे होगा। उसके बाद हमने देखा 3 नंबर वाला 2 नंबर पे होगा। फिर हमने चेक किया 3 नंबर जो 2 नंबर है, ऑप्शनों में मिस्टेक है भाई। अगर ऑप्शन में गलती है, क्योंकि आप ऑप्शन को अगर हम छोड़ दें तो इसका राइट आंसर सुनना, पहला आएगा चौथा नंबर 1 पर, उसके बाद तीसरा नंबर 2 पर, उसके बाद 2 नंबर और उसके बाद 1 नंबर। लास्ट ऑप्शन में मिसप्रिंट है, तो ध्यान रखिएगा आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 4 3 2 1। फिलहाल वो किसी भी ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो राइट आंसर आपका इस प्रश्न का ये होगा। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 14 की। तो क्या है प्रश्न नंबर 14, ध्यान से देखना। उसने आपसे ये कहा निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त पद कौन सा होगा। अगर आपने टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा, एक टॉपिक है हमारा क्या, अल्फाबेट सीरीज, मतलब अक्षरों के ऊपर बात करते हैं, तो जो लिखा है उस पर बात करते हैं। बेसिकली यहां उसने बोला रिक्त स्थान कौन होगा, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा रिक्त स्थान। देखेगा ध्यान से, पहला है a/4, दूसरा है d/9, तीसरा है h/15, चौथा है m/22। आपसे बोल रहा अगला बताओ क्या है। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे वाला गैप देखना। 4 और 9 में आप जानते हैं गैप कितने का है, 5 का। 9 और 15 में गैप है 6 का। 15 और 22 में गैप कितने का है, 7 का। अब ध्यान देना,
5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो गारंटी है अगला गैप 8 का होगा, और 22 में 8 जोड़ते ही कितना आ जाएगा? 30। अब बात करते हैं ऊपर वाले की। इसका नंबर 1, इसका नंबर 4, ये 8 और ये है 13। अगर आपको अल्फाबेट्स ध्यान है तो आपको पता है ये नंबर कहां से आए। 1 और 4 का गैप है 3 का, इसका गैप है 4 का, इसका गैप है 5 का। सीक्वेंस आपको समझ में आ चुका होगा। 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद 6। अगर 13 में 6 जोड़ा 19 और 19 पे कौन होता है? S। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? S/30, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ये था हमारा प्रश्न नंबर 14। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया? एक व्यक्ति है जो अपने घर से R उत्तर की ओर चलता है, यानी व्यक्ति का नाम दिया गया R। क्वेश्चन बना है हमारे दिशा और दूरी का, तो चेक करते हैं उसने क्या बोला। अपने घर से R उत्तर की ओर चला, मान लेते हैं ये उसका घर है। अपने घर से उत्तर की ओर चला, लो साहब उत्तर की ओर चला दिया। कितना चला? 15 किलोमीटर, तो ये हो गया 15 किलोमीटर। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा। आप लोग जानते हैं ये होता है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना मुड़ा? 10 किलोमीटर, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर। दक्षिण ये है, तो ये मान लिया हमने 5 किलोमीटर। और लास्ट में क्या बोल रहा है? अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर। अब ध्यान देना, अगर ये पूर्व दिशा है, ये भी 10 है, ये भी 10, मतलब वो यहां के टच हो, आर घूम के यहां पहुंच चुका है। अब लास्ट लाइन उसने आपसे ये कहा कि बताइए वो अपने घर से किस दिशा में, दूरी नहीं पूछी है इसने। घर ये था, वो बंदा यहां खड़ा है। अगर घर से यहां जाएगा तो आप सभी जानते हैं दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर द। तो हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, यानी उत्तर दिशा। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 16 क्या है हमारा। आपसे क्या कहा उसने? 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं। ध्यान से समझना, सादृश्यता और वर्गीकरण ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चनों की संख्या हमारे पास काफी है। पर इतना ध्यान रखें, जब भी विषम की बात करें, मैंने आपको पहले भी कहा, आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है इन चारों में से कोई 3 एक जैसे होंगे, जो अलग है, जो तुम्हारा आंसर है। अब ध्यान देना, पहला पॉइंट है मजदूरी, दूसरा है मानदेय, तीसरा है जेब खर्ची और चौथा है वेतन। थोड़ा ध्यान देना, आप जब मजदूरी कर रहे हैं तो उसके एवज में आपको पैसा मिल रहा है। मानदेय का मतलब यह है कि किसी कार्य को करने के बाद जो उसकी राशि आपको मिली उसे हम मानदेय कहते हैं। वेतन का मतलब भी आप जानते हैं कि किसी काम को करने पर प्राप्त आपकी सैलरी। पर ध्यान देना, जेब खर्ची में पैसा आता नहीं है साहब, पैसा निकल रहा है। इसका मतलब मजदूरी, मानदेय और वेतन, ये 3 ऐसे पॉइंट है जो किसी काम को करने के बदले में आपको राशि मिल रही है, पर जेब खर्ची में आप पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं ये 3 ऐसे हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं और जेब खर्ची हमारा अलग हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 17 की। ध्यान देना, आपको सिखाया गया है जहां पर ये 2 बिंदु आ जाएं, हमारे गणित के हिसाब से हम जानते हैं कि गणित में इसे बोलते हैं अनुपात, समानुपात। पर अगर रीजनिंग की बात है तो ध्यान रखना, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है सादृश्यता या समरूपता। बात होती है क्या, इसमें ऐसे समझना है कि पहले पद का जो संबंध दूसरे के साथ है या दूसरे का जो संबंध पहले के साथ है, वही संबंध तीसरा का चौथे के साथ होगा या चौथे का तीसरे के साथ होगा। अब कनेक्शन देखना, आप सभी को समझ में आता है। बीमारी को सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दवाई का। तो पुस्तक का क्या काम है? पुस्तक किस चीज में काम आ रही है? बीमारी सही कर रही है दवाई, तो पुस्तक हमारे ज्ञान के लिए सही है, अध्यापक के लिए, लेखक के लिए या संपादक के लिए। अगर आप ध्यान दें तो ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। बेसिकली पुस्तक हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि करती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे दवाई से बीमारी सही होती है, ऐसे पुस्तक से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसका सही उपनाम जो होगा, उपमान, वो सही उपमान क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी ज्ञान। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की ओर। देखते हैं क्या है 18। अब
अगर आप बात करें प्रश्न नंबर 18 की, तो चैप्टर तो ये भी आपका वही है जिससे हमने कहा सादृश्यता, पर यहां पर थोड़े इंग्लिश वर्ड आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। उसने पहला शब्द कहा एंसेंट। आपको पता होगा एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, और प्राचीन का उल्टा वर्ड है मॉडर्न, मतलब आधुनिक। तो ध्यान से समझना, उसने क्या कहा, जैसे एंसेंट संबंधित है मॉडर्न से, मतलब प्राचीन संबंधित है आधुनिक से। आपको यह समझ में आ रहा है कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो हमें यहां पर भी इसी चीज को चेक करना है। क्या अबुंडेंट, बेसिकली मतलब इसका होता क्या है? अबुंडेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो काफी मात्रा में आपके पास है। जब बोलते प्रचुर मात्रा, आपने हिंदी में सुना होगा, तो प्रचुर मात्रा का मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा है। तो इसका विलोम क्या होगा? कम मात्रा। आपने कभी ना कभी इंग्लिश में ये पढ़े होंगे जिससे आप बोलते हैं सिनोनिमस या एंटोनिमस। बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं? समानार्थी या विपरीतार्थक। तो ये जो तीन वर्ड हैं, प्लेंटीफुल, एम्पल या बाउंटीफुल, ये तीनों के तीनों वर्ड ऐसे हैं जो इसी शब्द को दर्शाते हैं, मतलब प्रचुर। तो बचा केवल एक वर्ड स्कैरस, इसका मतलब होता है कमी या अपर्याप्त। तो ध्यान रखना, हमारे प्रश्न के अनुसार हमें विलोम शब्द चाहिए। प्रचुर का मतलब होता है जिसकी मात्रा खूब है हमारे पास, और उसका विलोम क्या हो गया? अपोजिट। अपोजिट वर्ड है स्कैर्स, इसका मतलब अपर्याप्त। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। प्रश्न टिपिकल नहीं है, बस आपको इन इंग्लिश वर्ड्स का मतलब पता हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो देखते हैं हमारा 19 प्रश्न क्या है। देखिए क्या कहा उसने, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, मतलब सीरीज की बात हो रही है। तो क्या है सीरीज का क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहीं पे इसको चेक करें, आप ध्यान देना, 6, 12, 36, 144, 720। अगर आपको टेबल्स का नॉलेज है तो पहले दो तो देखते समझ में आ गए होंगे। क्या कि साहब 6 का डबल किया तो 12 आ गया, और 12 का 3 गुना किया तो 36 आ गया। 6 दूनी 12, 12 3 36, 2 3। अगर सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं तो इस पॉइंट को समझना, 6, 12, 36, 144 और 720, अगला पद क्या होगा? देखिएगा, 6 का डबल किया तो 12, 12 का 3 गुना किया तो 36। अब अगर ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा तो ये तभी संभव है जब ये इंटू 4 हो रहा हो। अगर आप चेक करें तो 36 इंटू 4 144 ही होता है, और अगला पद सीक्वेंस को बढ़ाते हुए क्या आ जाएगा? 5। तो इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, तो अगला पद क्या होगा? इंटू 6, 0, 12, 42 और 1 43। तो इस सीरीज को पूरा करते हुए अगला पद क्या आएगा? 4320, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 की ओर। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में देखो क्या लिखा हुआ है। उसने कहा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त शब्द को चुने। अगेन यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां रानी शब्द नहीं होगा, यहां पर शब्द होगा पानी। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, अगर हम चेक करें तो तेल और स्नेहन। अब प्रॉब्लम यह है कि स्नेहन क्या चीज होती है? आपको मैंने क्या समझाया था? ये टॉपिक है सादृश्यता। जो संबंध पहले का दूसरे से होगा वही संबंध तीसरे का चौथे से होगा। अब सबसे पहले समझते हैं स्नेहन शब्द होता क्या है। स्नेहन शब्द का मतलब होता है चिकनाहट, चिकनाई। आप सभी जानते हैं जो तेल होता है उसका संबंध होता है चिकनाहट, मतलब तेल से। यानी चिकनाई कैसे बन रही है? मैंने कहा यहां मिसप्रिंट हो रहा है, यहां वर्ड आना चाहिए था पानी। तो एक बात सोचिए, पानी का मतलब क्या है? पानी का मतलब है जल योजन, या फिर प्यास, या पेय, या वर्षा। मैंने कहा तेल का संबंध है स्नेहन, मतलब चिकनाहट से, तो पानी का संबंध प्यास से होगा क्या? तेल चिकनाहट, ये उसका गुण है। यहां प्यास गुण नहीं है। पेय, वहां पर पेय पदार्थ या वर्षा की बात नहीं हो रही है। एक ऑप्शन बचा है जल योजन। अगर आप जल योजन का मतलब समझते हैं तो विज्ञान में एक शब्द आता है हाइड्रेशन। बेसिकली जब आप केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान पढ़ते हैं
तो पानी का किसी के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हाइड्रेट होना, यह शब्द हिंदी में कहलाता है जल योजन। तो ध्यान रखना, जैसे तेल संबंधित है स्नेहन मतलब चिकनाहट से, ऐसे ही पानी संबंधित है हाइड्रेट यानी जल योजन से। तो प्रश्न के अनुसार जो लुप्त शब्द है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा इस श्रृंखला में अगला जो आपका जो ब्लैंक है, मतलब यहां बताना है आपको क्या होगा। तो सिंपली अगर हम चेक करें, देखना EGK HJN आपको ये फाइंड करना है और आगे लिखा हुआ है NPT, बस इतना लिखते हैं, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न आए तो सिंपली आपको क्या करना है, सभी के पहले पहले अक्षर की तुलना करना, और जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको आपके आंसर का पहला अक्षर मिलेगा। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका नंबर 5 है, इसका नंबर 8 है। अगर आप कंपेयर करें तो गैप आ रहा है 3 का, और यहां पर कितना है 14। अगर मैं सीक्वेंस को पकड़ूं, 5 से 8 जाने पर 3 आया, सोचिए अगर मैं 8 में भी 3 जोड़ दूं तो कितना आएगा 11, और 11 से 14 पर जाएंगे तो भी 3 का गैप है, मतलब सीक्वेंस 100% एक्यूरेट है। आप सभी जानते हैं 11 पे कौन सा अक्षर आता है, के। अगर आप चेक करें तो आपके चारों ऑप्शनों में के अक्षर वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो अपना समय बचाते हुए 100% कंफर्म है हमारा यही आंसर होगा, हम इसे आगे चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप्शन के से शुरू नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो क्या कहता है प्रश्न नंबर 22? उसने क्या बोला, श्रृंखला में अज्ञात अंकों का पता कीजिए। अगेन आपके सीरीज वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसका कनेक्टिविटी देखें तो 3 के बाद 6 के बाद 11 के बाद 18, देन बताया कि बताइए नेक्स्ट वन क्या होगा। चेक करिएगा, इसमें गैप है 3 का, इसमें गैप है 5 का, इसमें गैप है 7 का। अगर आप इन नंबर्स को देखें तो शायद कुछ याद आया होगा कि 3, 5, 7 ये जो संख्याएं हैं वो किसको दर्शाती हैं, विषम संख्या को। अगर ये विषम को दर्शाती हैं तो 3 के बाद 5 के बाद 7, तो 7 के बाद अगला पद क्या होना चाहिए, 9। और अगर मैं 18 में 9 जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 27। और आप चेक करिए ऑप्शन नंबर दे, यानी हमारे इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 27। सीक्वेंस ढंग से समझिए और ट्राई करिए। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो देखिए क्या है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 के अंदर आपको ये जो प्रश्न दिया गया है, बेसिकली टॉपिक का नाम है फाइंड द मिसिंग नंबर। इसका मतलब है लुप्त पद ज्ञात करना। अगर हम लुप्त पद ज्ञात करें तो इसको ध्यान से समझना, यह प्रश्न क्या क्रिएट किया, 15, 12, 90, फिर कहा 16, 13, 104, 12, 18 और बताओ अगला पद क्या होगा। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए, ये केवल 2 प्रकार से हल हो सकता है, या तो चलेगा हॉरिजेंटल या चलेगा वर्टिकल। कैसे कनेक्ट करना, ध्यान से सुनना। 15 और 12, 90, ये संख्याएं छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो हमने यह ट्राई करके देखा कि क्या 15 और 12 के कॉम्बिनेशन से 90 आ सकता है। तो एक चीज समझना, अगर मैं 15 को 12 से गुणा करूं तो गुणा करने पर आता है 180। क्या 180 और 90 में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। अगर मैं 180 का आधा कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा, 90। पर ध्यान रखना, जो सीक्वेंस इस लाइन पे है वही सेम यहां भी होना चाहिए, तब तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सही है, अदरवाइज हमें हमारा तरीका बदलना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, 16 को 13 से, 16 3 48, 8 बचा 4, 16 4 20, 208, और अगर मैं इसका आधा करूं तो कितना होगा, 104। अब चेक करिएगा, यहां पर 90, यहां 104, इसका मतलब जो स्टेप हम सीख रहे हैं, लगा रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। तो हूबहू यहां भी वही करना है। 12 को 18 से गुणा किया तो देखिएगा, 18 2 36, बचा 3, 18 3 21। अगर 216 का आधा किया जाए तो 108। तो मैं कह सकता हूं हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन द 108। क्वेश्चन को ध्यान समझना, जब भी कभी ऐसा सीक्वेंस आए हमेशा ध्यान रखिएगा
या तो इसे हॉरिजॉन्टल हल करेंगे या वर्टिकल, ये कभी भी क्रॉस में हल नहीं होता। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न अगले प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या है। प्रश्न नंबर 24 में देखिए अगेन सादिशला क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप चेक करें, मैंने आपको काफी क्वेश्चनों में बता दिया है कि जो संबंध पहले का दूसरे से या दूसरे का पहले से होगा, वही संबंध तीसरे का किससे होगा, चौथे से। आप सभी जानते हैं प्रवाह नदी, नदी हमेशा प्रवाहित होती है, हमेशा चलती रहती है। तो नदी मतलब प्रवाहित, तो स्थिर मतलब एक जगह पर शांत रहना। तो वो कौन है? अगर आप चेक करें, तालाब। क्या तालाब शांत है? अगर आपको नॉलेज है तो आपको अच्छे से पता होगा, महासागर, समुद्र या बांध, इन कंडीशन में पानी अगेन प्रवाहित है। और तालाब जहां पानी रुका हुआ है यानी स्थिर है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रवाह का कनेक्शन नदी से या नदी का प्रवाह से है, वही कनेक्शन तालाब का किससे होगा, स्थिर से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या है। अगेन वही प्रश्न है, क्या कनेक्शन है सुनिएगा। मटर, चना, दालें क्या होगी? आप अच्छे से जानते हैं मटर और चना दोनों हूबहू हैं, यानी दोनों की शेप एक जैसी है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो मटर है, ये दोनों कनेक्टेड कैसे हुए? मटर भी एक प्रकार से चना है या चना एक प्रकार से मटर है। क्यों? दोनों का शेप एक जैसा है, दोनों दिखने में सेम है। तो फिर दालों का संबंध किससे है? अगर मटर का संबंध चने से है, तो दालों का संबंध किससे है? चावल, जौ, फलियां या नारियल। इतना आप सभी को नॉलेज है कि जो दालें हैं वो किससे संबंधित होती है? फलियों से। तो ध्यान रखना, अगर मटर चने से संबंधित है तो दालें किससे संबंधित है? फलियों से। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 की ओर। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 26। अगेन रक्त संबंध। क्या है क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम प्रश्न की बात करें तो हमें क्या कहा गया? बी ए का पति है। ध्यान दीजिएगा, जो बी है वो पति है, और किसका पति है? ए का। अगर बी पति है तो ए उसकी पत्नी होगी। डबल एरो लगा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। बी सी का पिता है। जो बी है वो पिता है, किसका पिता है? सी का। सी का जेंडर हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। डी ए का पुत्र है। जो डी है वो ए का बेटा है। डी ए का बेटा है, तो लो साहब यहां डी को ले आई। अब बात ये आती है, बी सी का पिता है ये तो हमें पता है, पर डी ए का पुत्र है, जेंडर क्लियर, पर इसका जेंडर हमें समझ में नहीं आया। अब ध्यान देना, जब ये दोनों पति पत्नी है तो इनकी संतानें भी तो उससे भाई बहन कहलाएंगी। उसने पूछा क्या है कि बताओ डी का सी से क्या संबंध है, मतलब सी क्या बोलेगा डी को। अगर आप ध्यान दें, सी का जेंडर भले ही हमें नहीं पता, पर सी क्या बोलेगा कि डी कौन है? मेरा भाई है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द। इसका मतलब डी का सी से क्या रिश्ता है? भाई का रिश्ता है। हाँ, एक लाइन जरूर समझना यहां पर, अगर ये रिवर्स होता, अभी प्रश्न पूछा है क्या डी का सी से क्या रिश्ता है, मान लीजिए वो पूछता कि बताइए सी का डी से क्या रिश्ता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको से का पर जाना है, मतलब यह है कि डी क्या बोलेगा सी को। अब डी का जेंडर क्लियर है, पर सी का जेंडर तो हमें पता ही नहीं। तो इस कंडीशन में डी बोलता या तो ये मेरा भाई होगा या ये मेरी बहन होगी। और रीजनिंग में इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर हम क्या बोलते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते। जब भी आप रक्त संबंध को हल करें, इतना सा ध्यान रखना, आपकी पूरी मेहनत टिकी हुई है इस अंतिम लाइन पर। अगर ये अंतिम लाइन में आप चूक गए तो आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपका आंसर बिगड़ेगा। बीएसटीसी में आप इजी गोइंग 3 नंबर आसानी से ले पा रहे हैं, पर अंतिम लाइन को ध्यान से पढ़ें, तब जाकर वो 3 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। आप चेक करिए, आपका जो पहला प्रश्न था वो लगभग कुछ इसी प्रकार का था। आपको बताना था उसमें भी छोटी संख्या। आपको मैंने पहले भी कहा, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए, सबसे मेन चीज है भाग। अगर आपने भाग अच्छे से लगाया तो कभी भी ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पर एक चीज याद रखना,
अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव संख्याओं की, तो पॉजिटिव संख्याओं में क्या होता है, जो संख्या छोटी है वो रियल में छोटी है, और जो संख्या बड़ी है वो रियल में बड़ी है। कब? अगर आपको लगे वो संख्याएं क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पर आप ऑप्शंस देखिएगा, प्रत्येक ऑप्शन के आगे नेगेटिव चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, अगर संख्याएं नेगेटिव होंगी तो जो संख्या आपको छोटी दिखेगी रियल में वो सबसे बड़ी होगी। यह बात ध्यान रखिएगा। अगर संख्या पॉजिटिव है तो जो छोटी है वो छोटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर अगर संख्या नेगेटिव है तो जो संख्या आपको छोटी दिखेगी रियल में वो सबसे बड़ी होगी, और जो आपको बड़ी दिखेगी रियल में वो सबसे छोटी होगी। इसका मतलब क्या है? अगर आप चेक करें, ये एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा के मिड में होता है 0, उसके राइट साइड चलते हैं पॉजिटिव वैल्यू, आप सबको नॉलेज होगा इस बात का। लेफ्ट साइड चलते हैं नेगेटिव वैल्यू। ये जो सीक्वेंस है छोटे से बड़े की ओर, इसे बोलते हैं आरोही क्रम। अगर आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब पॉजिटिव संख्याओं में जा रहे हैं। पर अगर आप नेगेटिव में आ रहे हैं तो ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस है ये कहलाता है अवरोही क्रम। इसका यह मतलब है कि -1 है वो बड़ा है किससे? -2 से, और -2 बड़ा है -3 से। तो मैंने आपको क्या समझाया? दिखने में -1 सबसे छोटा है, पर रियल में ये सबसे बड़ा होगा। यही कॉन्सेप्ट हमारे यहां काम करेगा। तो बात करते हैं हमारे प्रश्न की। देखिएगा प्रश्न के अंदर क्या है। पहला पॉइंट क्या था समझना, मैंने आपसे क्या कहा, अगर नेगेटिव में है तो देखो क्या हल होगा। पहला ऑप्शन है -12/19। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर अंश की वैल्यू हर से छोटी है, क्योंकि 12 19 से छोटा है, तो पहले पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाते ही आपको हक मिल गया 0 बढ़ाने का, वो बन गया 120। अगर आपको 19 का टेबल आता है और 19 5 95, 19 6 114, तो डिवाइड कितनी बार हुआ? 6 बार। हमेशा ध्यान रखना, डिवाइड करते समय केवल एक अंक पे जाएं, दूसरा अंक केवल तभी लेंगे जब पहला अंक सेम आ जाएगा। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे की ओर। लिखा हुआ -27/13। अंश बड़ा है, इसका मतलब भाग जा सकता है, तो 13 दूना 26, 2 के बाद पॉइंट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं 56/58। आपको अगर नॉलेज हो तो 28 का डबल ही तो 56 होता है, इसका मतलब एक्यूरेट 2 आ चुका है। यहां पर भाग खत्म हो चुका है और यहां भाग आगे जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये मजबूरी बन गई हमारी कि वहां पर हमें अगली वैल्यू पर जाना पड़ेगा। तो अगली वैल्यू का मतलब क्या देखना, 0.2 मतलब 2.2 चला गया। अगर हम चेक करें तो ये भाग हो चुका है, मतलब यहां 0 बढ़ेगा। आप चाहो जितनी 0 लगा सकते हो, पर अगर यहां चेक करें तो ध्यान दीजिएगा, 13 दूना 26, 26 में 27 से 26 गया, 1 बचा। अब 1 में 13 का भाग जाता नहीं है, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो यानी फिर से मैं 0 लगा दूं, अब वो बन गया 100, तो 13 7 91 कितना हो गया? 22.07। और यहां चेक करिए, मैंने आपसे क्या समझाया, केवल आपको अगले अंक पे तभी जाना है जब अंक सेम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 2 सेम था, 0 0 सेम था, तो अगली वैल्यू पर जाना पड़ा। यहां तो पहले ही अलग है तो छोड़ दीजिए। अब चलते हैं लास्ट में, -3/14। अगर 3 छोटा है तो पॉइंट लग चुका है, पॉइंट लगते ही ये बन गया 30। 14 दूना 28, 0.2 बार। आपको मैंने क्या बताया कि नेगेटिव वैल्यू में जो दिखने में सबसे बड़ा होगा रियल में वो सबसे छोटा होगा। अगर आप यहां चेक करें, यहां सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 2.07, तो जो नेगेटिव में सबसे बड़ा होगा रियल में वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। और उसने हमसे यही तो पूछा कि बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। नेगेटिव संख्या का थोड़ा ध्यान रखिए और भाग थोड़ा ध्यान से लगाना, ऐसा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 की ओर।
तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 की ओर। अगेन प्रश्न नंबर 28 हमारा कौन सा है? लुप्त पद ज्ञात करना। यहां पर हमें संख्या दी गई है 5, 7, 11 और ये पद हमें फाइंड करना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ ये देखना है कि इनमें कनेक्शन क्या है। अगर आप चेक करें तो 5 और 7 में कनेक्शन है 2 का, 7 और 11 में कनेक्शन है 4 का। अब एक तरीका तो ये समझ में आता है कि 2, 2 के बाद 4, तो 4 के बाद 6 हो सकता है। यहां 2 जुड़ा, यहां 4 जुड़ा, यहां 6 जुड़ जाएगा। पर अगर आप चेक करें तो एक तरीका यह भी तो बन सकता था कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं 11 में 6 जोड़ता हूं तो 17 आता है, और अगर 11 में 8 जोड़ता हूं तो क्या आता? 19। और अच्छी बात यह कि ऑप्शन में 19 नहीं है, तो कंफर्म हुआ कि वहां पर क्या जोड़ा गया? 6। 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, और जैसे ही 11 में 6 जोड़ा तो हमारा आंसर क्या आ गया? 17। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 की ओर। देखिए विद्यार्थियों, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं बीएसटीसी की, तो उम्मीद है कि अब तक जैसे 27-28 क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। तो कोशिश ये रखिएगा वीडियो को स्किप ना करें, आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अंत में आप लोगों के लिए कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि यार सच में आज रीजनिंग की वीडियो हमारे लिए बहुत कारगर साबित हुई और हमें आज की इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिला। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 की ओर। देखिए क्या है हमारा प्रश्न नंबर 29। उसने क्या कहा? एक लीप वर्ष में, सबसे पहले याद रखना ये जो लीप वर्ष है ये एक इंग्लिश नाम है, इसे हिंदी में कहा जाता है अधिवर्ष। बहुत सी बार एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए लीप वर्ष की जगह अधिवर्ष का प्रयोग करता है। प्रश्न देखिए क्या है, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? अब विषम दिन का मतलब क्या है? विषम दिन का मतलब बेसिकली होता है ओड डेज, और ओड डेज अब क्या चीज है? ओड डेज का मतलब होता है भैया, एक सिंपल सा पॉइंट समझाता हूं। हम जानते हैं एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सभी को पता होगा कि अगर वो वर्ष लीप है तो एक वर्ष लीप अगर है तो उसमें जो टोटल दिन होते हैं वो होते हैं 366। आप सभी को नॉलेज होगा कि साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो 366 है, इस 366 में आपको भाग लगाना है 7 का। अब दिमाग में यह आता है कि 7 का भाग क्यों लगाया? तो सिंपली याद रखिएगा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमें क्या करना है? 7 का भाग लगाना है। तो 7 का भाग लगाया तो पहले गया 5 बार 35, फिर गया 2 बार 14, बचा कितना? 2। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम 7 का भाग लगाते हो तो 7 का भाग लगाने पर जो भागफल है उसे हम जानते हैं इस नाम से, जिसे आप क्या बोलते हैं? सप्ताह। ये जो नीचे शेषफल बचा, ध्यान रखना, इसी शेषफल को रीजनिंग में किस नाम से जाना जाता है? विषम दिन के नाम से। क्या कहा? ध्यान से सुनना, जब कभी आप 7 का भाग लगाएं और आपके पास जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को किस नाम से जानते हैं? विषम दिन के नाम से। तो ध्यान रखना, 7 का भाग लगाया, जो शेष बचा वही शेष क्या कहलाएगा? विषम दिन। अब हमारा प्रश्न क्या था? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन है? आपने जब 7 का भाग लिया तो नोटिस किया कि शेष कितना बचा? केवल 2। तो मैं कह सकता हूं कि लीप वर्ष में विषम दिन केवल कितने होते हैं? 2। और ध्यान रखना, लीप के साथ बात साधारण की भी कर लेते हैं। अगर वो साधारण वर्ष है तो टोटल दिन होते हैं 365। अगर आप 365 में 7 का भाग लगाते तो यहां पर जो शेषफल है वो केवल बचता 1। तो ध्यान रखना, लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, और अगर वो साधारण है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि विषम दिन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 की ओर। देखिएगा, आपसे उसने क्या कहा? निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? अगेन वही है वर्गीकरण। आपको यह देखना है इन चारों में से कोई 3
किसी भी प्रकार से सेम होंगे, बचा हुआ अलग हो जाएगा। और बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, सबको नॉलेज है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, हम सभी जानते हैं राजस्थान एक स्टेट है। दूसरा है पंजाब, अगेन पंजाब हमारे भारत का एक स्टेट है। तीसरा है बिहार, अगेन हमारे भारत का एक स्टेट यानी राज्य बिहार है। पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कोई भी स्टेट यानी राज्य नहीं है। आप सभी जानते हैं यह हमारा एक केंद्रीय शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखें, दिए हुए 4 ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो हमारे भारत देश के 3 अलग अलग राज्य हैं। इसका मतलब बचा दिल्ली, वो केंद्र शासित प्रदेश है यानी हमारी राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा, हम अगर बात करें तो इन चारों में सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली, वो इन चारों में अलग है। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 31 की ओर। तो देखिए क्या है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न 31 में क्या कहा, श्रृंखला को ध्यान से देखिए और बताना है अगला नंबर क्या होगा। तो अगर ऐसा प्रश्न है, बेसिकली गणित के हिसाब से ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसे कन्वर्ट कैसे करना है तो ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 7 सही 1/7। अगर आप चेक करें तो आपको उम्मीद है इसे सिंपल रूप में कन्वर्ट करना आता होगा कि इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ते हैं। अब देखना, 7 को 7 से गुणा किया 49, 1 जोड़ा 50, तो मैं कह सकता हूं कि इसका वैल्यू है 50/7। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा 8 सही 2/7। भाई सेम स्टेप है, अगर आप चेक करें तो कैसे हल करोगे, इन दोनों की गुणा इसको जोड़ोगे, सॉरी 8 सही 2/6। अगर हम चेक करते हैं तो यहां पर देखो 8 को 6 से गुणा किया 48, और 48 में हमने 2 जोड़ा तो यहां भी 50, मतलब 50 बटा कितना हो जाएगा 6। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला जो पॉइंट है हमारा वो लिखा हुआ है 9 सही 5/5। कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 9 5 45, 5 50, तो ये बन गया 50/5। बढ़ते हैं अगले पर 12 सही 2/4। 12 सही 2/4, तो 12 4 48, 2 50, तो ये बन गया 50/4। और लास्ट है 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 का मतलब 16 3 48, 2 50, तो ये बन गया 50/। अब थोड़ा सीक्वेंस को समझने का प्रयास करना। पहला ऑप्शन बन रहा है 50/7, जो आपका सीक्वेंस देख रहे हैं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात चल रही है। तो पहले में आ रहा है 50/7, दूसरा कन्वर्ट करने पर 50/6, तीसरा 50/5, फिर 50/4 और फिर 50/3। उम्मीद है समझ गए होंगे। 50 50 50 50 50, तो अगला भी क्या आ जाएगा 50। अब देखना 7 6 5 4 3, तो 3 के बाद कौन आएगा 2। और अगर आप चेक करें 50/2 क्या हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। हमारे इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा 50/2, ये हमारा आंसर है। हो सकता था एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां 25 दे दे, तो कंफ्यूज मत होना। आप सभी जानते हैं 50 में 2 का भाग 25 ही तो आता है। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर कि एग्जामिनर आपको क्या देना चाह रहा है। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे सिंपल फ्रैक्शन में बदला और उसके बाद इसे कन्वर्ट किया, तो समझ में आया कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 32 की ओर और देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 32। देखिएगा, उसने क्या पूछा आपसे कि बताइए लुप्त पद क्या होगा। अगर मैं प्रश्न को यहीं पे समझूं तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। पहले केवल डिजिट पे ध्यान देना, 2 4 8 14, 2 4 8 14। अगर आप सिंपली देखें तो एक कॉन्सेप्ट ये बनता था 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, पर आगे जाके फेल हो गया। तो हमने गैप निकाला, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 6 जोड़ा 14। इसका मतलब पहले 2 का अंतर, 2 के बाद 4 का अंतर, 4 के बाद 6 का अंतर। तो समझ चुके हैं अगला गैप जो आएगा वो कितने का आएगा 8 का। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 4 8, 8 में 6 14, और 14 में अगर 8 जोड़ा तो कितना आएगा 22। तो अंक हमें मिल चुका है
22 वाला एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर द, मतलब चौथा ऑप्शन। फिर भी अगर हम अल्फाबेट्स को चेक करें तो ध्यान देना, बी सी, सी के बाद ई, ई के बाद एच, आपको इनके नंबर्स पता है तो बी और सी में गैप है 1 का, सी और ई मतलब 3 और 5 में गैप है 2 का, 5 और 8 ई और एच में गैप है 3 का। तो पहले अगर आप बात करें 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद कंफर्म है 4। अगर मैं 8 में 4 जोड़ू तो 12, और 12 पे कौन आता है? एल। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, 22 एल। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 की ओर। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है? अगर आप चारों ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखते समझ में आ रहा होगा, एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, कैलकुलेटर और जनरेटर। सिंपली अगर मैं आपसे कहूं तो इतना तो आप सब देख के समझ गए होंगे कि एयर कंडीशन, हेयर ड्रायर और जनरेटर ये तीनों के तीनों ऑपरेट है लाइट से, या तो ये लाइट का यूज कर रहे हैं, लाइट जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप बात करें एक कैलकुलेटर की, तो एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लाइट का कोई भी यूज नहीं है। तो कंफर्म हुआ ये तीनों की तीनों चीजें कनेक्टेड है हमारे संबंधित लाइट से, पर कैलकुलेटर संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर। तो बात करते हैं साहब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। देखिए क्या है हमारा प्रश्न नंबर 34। प्रश्न 34 में आपका जो प्रश्न है वो दिया गया है कैलेंडर से संबंधित। तो अगर हम बात करें तो उसने क्वेश्चन क्या देखो, 31 दिनों के महीने में, इसका मतलब महीने का नाम नहीं पता, पर हमें यह कंफर्म किया उसने कि वो जो महीना है वो कितने दिनों का है? 31 दिनों का। उसमें जो तीसरा गुरुवार है वो आ रहा है कौन सी तारीख को? 16 तारीख को। तो बताओ महीने का आखिरी दिन क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपको ये बोल रहा है 16 तारीख को वार है गुरुवार, हमें फर्क नहीं पड़ता वो तीसरा गुरुवार है कि चौथा है, हमें सिर्फ तारीख है कि 16 तारीख गुरुवार, हमें बताना अंतिम दिन मतलब 31 को क्या वार होगा। तो सिंपल ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या है? 16 का वार आपको दिया है जो कि है गुरुवार, आपको यह बताना है 31 तारीख का वार क्या होगा। अगर आप सिंपली चेक करें, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं अगर 16 से 31 पर जाना है तो दिन काउंट कितने होंगे? तो 31 माइनस 16 समझ में आया, दिन कितने हैं? 15। अब क्या ये 15 7 से बड़ा है? तो अगर कोई भी संख्या कैलेंडर में 7 या 7 से बड़ी हो तो उस संख्या में हमेशा भाग किसका लगा दो? 7 का। और नोट करो केवल उसका शेषफल। इस लाइन को ध्यान रखना, गलती से भी भागफल मत लिख देना कि 7 दूनी 14 और यहां लिख दिया 2, नहीं। मैंने कहा 7 का भाग आगे नोट क्या करना है? शेषफल। और अभी कुछ समय पहले बताया था किसी संख्या में 7 का भाग लगाते हो तो उसी शेषफल को विषम दिन कहा जाता है। तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। अब ध्यान देना, आपको जो वार दिया गया है वो कौन सी तारीख है? 16। आपको जाना किस पर है? 31। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, अगर 16 से उसी महीने के 31 तारीख पर जाना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा या पीछे? तो दिमाग में आता है कि सर हमें कहां जाना पड़ेगा? आगे। और गुरुवार से अगर एक आगे चला जाऊं तो आप सभी को पता है वार कौन सा आएगा? शुक्रवार। तो अगर आप चेक करें तो क्या आपको कहीं शुक्रवार दिखाई दे रहा है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो आखिरी दिन कौन सा होगा? 5वां शुक्रवार होगा। ऐसे मतलब क्या कंडीशन है कि समझ में आया कि वो 5वां है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 16 तारीख को गुरुवार है तो कंफर्म है 17 को शुक्रवार रहा होगा। और इतना आप सब जानते होंगे कि 7 दिन आगे जाएं या 7 दिन पीछे, वार हमेशा सेम आता है। तो इस पॉइंट को समझना, मैंने कहा 3 तारीख को शुक्रवार है तो क्या 10 तारीख को भी शुक्रवार होगा? 100%। क्यों? 7 दिन के बाद आ रहा है। अगर 10 को शुक्रवार है तो 7 दिन के बाद 17 को भी शुक्रवार आएगा। अगर 17 को शुक्रवार है तो 7 दिन के बाद 24 को भी शुक्रवार आएगा। और अगर 24 को शुक्रवार है तो 7 दिन के बाद 31 को भी शुक्रवार आएगा। और वो महीना कितने दिन का है? 31 का। तो इससे समझ में आया कि वार तो होगा शुक्रवार, पर कौन सा वार? 5वां शुक्रवार। ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, 5वां शुक्रवार होगा उस महीने का अंतिम दिन। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 की।
तो देखते हैं प्रश्न नंबर 35 क्या होगा। प्रश्न नंबर 35 में क्या बोला, एक आकृति अन्य के समान नहीं है, तो आपको भिन्न का चयन करना है। आपको यह बताना है इन चारों में से अलग कौन है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो पहला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपकी जो आकृति कटी वो 4 टुकड़ों में, 1 2 3 और 4। अगर आप चेक करें तीसरे ऑप्शन को, तो यहां भी जो आपकी आकृति कटी वो 4 टुकड़ों में, 1 2 3 और 4। अब अगले में जाएं तो यहां भी आपकी आकृति कटी है 4 टुकड़ों में, 1 2 3 और 4। लेकिन अगर आप चेक करें ऑप्शन नंबर बी को, तो यहां पर आपकी आकृति 4 टुकड़ों में नहीं है। आप ये चेक कर सकते हैं। इसका मतलब बाकी तीनों 4 टुकड़ों में कटी, ये वो उस कैटेगरी में नहीं आई, तो अलग हो गया कि भिन्न आकृति कौन सी है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 की ओर। देखिए क्या है 36। प्रश्न 36 में क्या कहा गया, उसने कहा उमेश जो है वो सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा किंतु उमेश से लंबा है, कि बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है। आराम से समझिएगा, केवल हमें 1 2 3 और 4 मेंबर दिए हैं। इन 4 मेंबर को कनेक्ट कैसे करना है, नॉर्मली कोई कॉन्सेप्ट या कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बड़ा कॉमन सेंस से क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे, ध्यान देना। उमेश जो है वो किससे लंबा है, सतीश से। तो इसका मतलब सतीश नीचे आ जाएगा कि सतीश से बड़ा कौन हो गया, उमेश। अब इस लाइन को समझना कि जो सुरेश है वो लंबाई में नीरज से छोटा है पर उमेश से लंबा है। जो सुरेश है वो नीरज से छोटा, उमेश से लंबा। इसका मतलब है साहब ये सुरेश है जो उमेश से तो लंबा है पर छोटा किससे है, नीरज। अब अगर आप चेक करें तो चारों बंदे अरेंज हो चुके हैं। सबसे बड़ा नीरज, उसके बाद सुरेश, उसके बाद उमेश और सबसे छोटा कौन है, सतीश। उसने बोला सबसे लंबा कौन है, तो अगर आप नोटिस करें तो भैया सबसे लंबा कौन है, नीरज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, आपकी कॉमन सेंस, और आप इजी गोइंग इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 की। देखिए क्या है 37। ओके, एक निश्चित कूट भाषा। प्रश्न का नाम सुनते आपको समझ में आ गया होगा कि कूट भाषा का मतलब है सांकेतिक भाषा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। उसने कहा पेरिस शब्द है जिसे लिखा जाता है NYPGQ, ऐसे रशिया को लिखा गया, तो उसने बोला चाइना को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भैया ये जो पेरिस शब्द है इससे इस प्रकार से लिखा कैसे गया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने शब्द लिखा पेरिस और इसको लिखा गया है NYPG और Q। अगर आप अल्फाबेट्स का नॉलेज रखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनके नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। नंबर्स कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना। आपको पता होगा ये 16, ये 1, ये 18, ये 9 और ये 19, ऐसे ही 14, 25, 16, 7 और 17। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब भी कभी कॉन्सेप्ट को समझे तो दो ही चीज आपके लिए खास है, क्या, या तो पहले की तुलना पहले से या अंतिम की तुलना पहले से। और देखते समझ में आ रहा है कि भैया अगर आप चेक करें तो 16 से 14 आपने -2 कर दिए। 1 से 25 हो सकता आप कंफ्यूज हो जाए, तो एक सलाह दूंगा, जब भी कभी ऐसे प्रश्नों में आपको दिक्कत आती है कि सर यहां जाके कॉन्सेप्ट बिगड़ गया, तो आपको यह नॉलेज होगा कि 1 का नंबर 1, इसका नंबर 27 भी तो होता है। कैसे होता है, सिंपल याद रखना। अगर कभी भी आपका कोई सीक्वेंस बिगड़ जाए तो जो उसका रियल नंबर है उसमें हमेशा 26 जोड़ देना। ए का नंबर था 1, उसमें जोड़ा 26, तो कितना बन गया, 27। आप इसकी तुलना 27 से करिए, आपका सीक्वेंस अपने आप बनेगा। अगर 27 मान के हल करूं, 27 से 25 वापस 2 कम, 18 16 2 कम, 9 से 7 2 कम, और 19 से 17 वापस कितना कम हुआ, 2। अब इसको यही समझना, देखो R 18 P 16, 2 का डिफरेंस है। 21 से 19 2 डिफरेंस, 19 से 17 2 का डिफरेंस,
वापस 2 का डिफरेंस, 9 से वापस 7 2 डिफरेंस, और 27 से 25 2 का डिफरेंस। तो मुझे समझ में आ गया कि उसने जो लिखा है वो 2 2 का अंतर है, और 2 क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो हमें लिखना है चाइना को, CHINA। इसका मतलब इन सभी में से मुझे कितना कम करना है, 2। तो सभी से 2 2 माइनस करते हैं। सी का नंबर 3, अगर 3 में से 2 घटा दूं तो आप जानते हैं 1 आएगा, और 1 पे कौन होता है, ए। नॉर्मली चेक करो तो ए वाला एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी आपको मैं पूरा चेक करवा देता हूं। 8 में से 2 कम किया 6, 9 में से 2 कम किया 7, 14 में से 2 कम किया 12। अब यहां आके आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 1 में से 2 कैसे घटाएं। तो मैंने अभी तो सिखाया कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप हमेशा उसमें 26 जोड़कर फिर तुलना करिए। तो ए का नंबर आप मान लो 27। अगर 27 में से 2 कम करोगे तो 25, और 25 पर कौन आएगा, वाई। तो राइट आंसर क्या होगा, AFGLY। आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट जो मेन है, अगर कहीं भी आप अटक जाते हैं सीक्वेंस बनाने में, बस इतना ध्यान रखना, जो उसका नंबर है उसके रियल नंबर में 26 को जोड़िए और फिर से तुलना करिए, कभी भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 की ओर। तो देखिए क्या है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 38 में हमसे ये बोला कि बताओ इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है। सिंपल सा स्टेप बताता हूं। स्टार जो होते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं। एक स्टार आपको दिखने में ऐसा लगेगा, और एक स्टार दिखने में आपको ऐसा लगेगा। एक स्टार वो है जिसमें आपके पास 6 कोने हैं। अगर वो 6 कोने हैं तो 6 कोने और 2 त्रिभुज आपको दिख रही है, एक सीधे एक उल्टी, तो कंफर्म है इसमें कुल 8 त्रिभुज। और अगर कोई स्टार ऐसा हो जिसमें आपको 5 कोने दिखे, तो सिंपल सा तरीका है, कोने कितने हैं, 5, 5 की 2 से गुणा करो, तो कंफर्म है आपके इस डायग्राम में जो टोटल त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 10। और ध्यान रखना इन दोनों स्टार के अंदर ये वाला स्टार इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रश्नों में, पेपरों में आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अगर त्रिभुज में 6 कोने हैं तो 6 + 2 8, और अगर वहां 5 कोने तो 5 × 2 10, और राइट आंसर कितना होगा हमारा, 10। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, मतलब 39वें की ओर। तो देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 39। देखो क्या कहा उसने, निम्न में से भिन्न का चयन करो। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो प्रश्नों का सीक्वेंस हमने लिया है उसमें सादृश्यता और वर्गीकरण के क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखे। इसका यह मतलब हुआ कि सादृश्यता और वर्गीकरण ये ऐसे प्रश्न है जो दिखने में बड़े सिंपल है, पर अगर आप इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो ये प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। तो इनके प्रश्नों को समझना, भिन्न का चयन करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट, 4 में से 3 एक जैसे होने चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज हो तो देखना, जनवरी में 31 दिन, मई में 31 दिन, अप्रैल होता है 30 का, जून भी होता है 30 का, जुलाई भी 31 का, अगस्त भी 31 का, जनवरी 31 का, दिसंबर भी 31 का। अगर आप नोटिस करें तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रत्येक महीना 31 दिनों का है। केवल ऑप्शन नंबर 2 आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें जो दिखा गया वो 30 है, यानी ये तीनों एक कैटेगरी में आ गए और ये इस कैटेगरी से बाहर हो गया। तो भिन्न कौन है, तो भिन्न है साहब अप्रैल और जून, क्योंकि इसमें कितने दिन है हमारे, 30 और 30 दिन। तो ध्यान से समझना, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, बस जब भी आपको लगे कि आपको अलग का चयन करना है, आप बस इस लाइन को याद रखना कि आपको 4 में से 3 एक जैसे ढूंढने हैं, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 40। देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 40। अगेन सादृश्यता। इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि जो संबंध पहले का दूसरे के साथ होगा वही संबंध तीसरे का चौथे के साथ होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन जलना, अगर आपको नॉलेज है तो आग में तुरंत पकड़ करवाती है ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के रूप में एक बंद कमरा है और उसमें आग लग जाए और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर वो आग धीरे धीरे बुझने लगती है, लेकिन अचानक से अगर उस कमरे की खिड़कियां दरवाजा खोल दिया जाए तो आग भड़क जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत हेल्पफुल है किसी भी चीज को जलाने में।
और वहीं उसका अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप CO2 बोलते हैं, तो CO2 किसी भी चीज को बुझाने का काम करती है। तो ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन किसी को जला रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे बुझाने का काम करती है। कैसे? ऑक्सीजन का उल्टा कार्बन डाई, जलाने का उल्टा बुझाना। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कार्बन साइड का संबंध किससे हो गया? बुझाने के साथ। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 यानी 41वें की ओर। देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न में बात हुई है सब घड़ी की। उसने क्या कहा? 4 से 5 के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? विपरीत। हमेशा याद रखना, विपरीत होने का मतलब है आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 180 डिग्री। शब्दों को समझना, अगर हम शब्दों की बात करें तो विपरीत का केस आपको 180 डिग्री बोल सकता है, आपको सरल कोण बोल सकता है, या आपको वो रीजू कोण बोल सकता है। कृपया ये नाम याद रखना। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली चीज, अगर कभी आपको लगे 180 डिग्री का एंगल है, आप में से जो विद्यार्थी मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं, आपको कंफर्म पता है कि मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है। घड़ी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग काफी फॉर्मूले यूज करते हैं, पर जिन विद्यार्थियों ने मुझसे राजस्थान कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऊपर ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, तो आपको पता होगा इस चैप्टर में हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। तो विदाउट फॉर्मूला इस चैप्टर को कैसे किया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझना। क्या है पॉइंट? अगर विपरीत दिशा है तो एंगल है 180 डिग्री। 180 डिग्री कहां नहीं बनता वो ध्यान रखना। 6 से 7 का ऐसा घंटा है जहां पर कभी भी दोनों सुइयां अपोजिट नहीं होती। तो यहां पर हमारी घड़ी का जो बेस है वो है 6। हमें क्या करना है? इस बेस से दिए गए प्रश्न के प्रारंभिक समय पर जाना है। अब मैं अगर आपसे यह बोलूं कि आपको 6 से जाना है 4 पर, तो आपको चलना कैसे है? हमेशा ध्यान रखना, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अब दिमाग में यह आता है कि सर अगर ये घड़ी है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 180 डिग्री में हमारे घड़ी का बेस है 6। इसका मतलब हम यहां रुक गए 6 के ऊपर। हमें 6 से जाना है 4 पर। तो एक दिमाग में आता है कि सर इतना लंबा क्यों चले, शॉर्टकट ले लेते हैं। पर प्लीज याद रखना, आपको हमेशा चलना है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। तो 6 से 6 12, और अगर आप 12 से 2 कम कर दे तो 10। आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सीखा है कॉन्सेप्ट मुझसे, तो आप इससे इजी गोइंग, बिना किसी डायग्राम, बिना किसी फॉर्मूला के कर सकते हैं। तो ध्यान देना, 6 से चले 4 पर हुए 10 कदम, और मिनट निकालने के लिए 60/11 की गुणा 10 से करी, तो वो बन गया 600/11। जैसे ही 600 में 11 का भाग लगाओगे तो 54 सही 6/11। इसका मतलब कंफर्म है कि 4:54 सही 6/11 मिनट ये ऐसा समय होगा जब दोनों सुइयां बिल्कुल क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत, यानी वो एंगल कितना बनाएंगे? 180 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में हमेशा एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में बनता है 22 बार। किस घंटे में नहीं बनता? तो 6 से 7 का ऐसा घंटा है जहां पर 180 डिग्री कंडीशन लागू नहीं होती। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 42। देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 42। देखिएगा, प्रश्न नंबर 42 में क्या कहा? एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए समूह की संख्याओं के समरूप हो। इसका यह मतलब है आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलता हो। पहला ऑप्शन लिखा उसने 363, अगला है 489, और फिर है 579। वो ये आपको कहना चाह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसके समरूप है, मतलब हूबहू ऐसा कुछ बन जाए। अगर हम नॉर्मली कोई गैपिंग चेक करें तो गैपिंग का तो यहां कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा। तो यहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को हम हल करेंगे हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन में क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हम चेक करें तो 3, 6, 3, एक काम करो, इन नंबर्स को जोड़ो। 3 + 6 + 3 सबको जोड़ने पे आ रहा है 12। ऐसे ही
4 प्लस 8 प्लस 9 सबको जोड़ने पे आ रहा है 21, और 5 प्लस 7 प्लस 9 सबको जोड़ने पे आ रहा है 21। अगर आप चेक करें तो आपको लगेगा सर 21, 21, 12 ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पर अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो क्या 12 को 1 प्लस 2 3 लिखा जा सकता है? सेम 21 2 प्लस 1 ये भी कितना हो गया 3, और ऐसे ही 2 प्लस 1 ये भी कितना हो गया 3। उम्मीद है पता चला होगा कॉन्सेप्ट क्या चला रहा है वो। इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें यहां पर ऑप्शंस यूज में लेने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 कृपया ध्यान देना, 382, 3 8 11 2 13, 1 और 3 मिलकर 4 बना रहे हैं, कंफर्म है ऑप्शन 1 आंसर नहीं होगा। अगला चलते हैं, 4 प्लस 7 प्लस 1 11 और 1 12, 1 और 2 मिला के क्या बना रहे हैं 3। अब चेक करिए क्या लास्ट रिजल्ट सेम है, तो कंफर्म है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि केवल 471 एक ऐसा वैल्यू है जो इन तीनों के समरूप है। पॉइंट को समझना, प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया है कि किस प्रकार का सीक्वेंस यहां वर्क कर रहा है। तो पहले को 12 आपके सामने है कि कैसे कैसे वो लिखे गए, ठीक है। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 43। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 43 नाम पढ़ती समझ में आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग, और अगर आपको अक्षर पता तो देखते ही हल हो रहा है। कैसे सुनना, आप सभी जानते हैं डी का नंबर क्या होता है 4, ओ का नंबर क्या होता है 15, और जी का नंबर क्या होता है 7। इसका मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल उनके अंकों को हूबहू छाप दिया। तो अगर आप चेक करें तो सी का नंबर होता है 3, ए का नंबर होता है 1, और टी का नंबर होता है 20। तो 3 1 20। आप चेक करिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बिना किसी कॉन्सेप्ट के केवल आपको उसके अंक दे दिए गए, सिंपल वे में आप उसको हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 की ओर। अगर आप प्रश्न नंबर 44 को देखें तो अगेन जो हमारा प्रश्न बना है वो बना है हमारे रक्त संबंध के ऊपर। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। उसने कहा जो ए है वो बी की माता है, ठीक है साहब, ए माता है, किसकी माता है बी की। इसका मतलब बी इसके नीचे आ जाएगा और यहां लग जाएगा माइनस, कि हमें ए का जेंडर कंफर्म है। बी सी की बहन है, ये जो बी है वो बहन है, किसकी बहन है सी की। हमें सी का जेंडर फिलहाल नहीं पता। सी डी का पिता है, सी पिता है तो प्लस, और एक किसका पिता है डी का। हमें डी का जेंडर नहीं पता, तो या तो प्लस या तो माइनस। अब आते हैं लास्ट लाइन पर। मैंने पहले भी कहा है रक्त संबंध के जितने भी प्रश्न आप करेंगे, आपकी पूरी मेहनत टिकी है केवल इस अंतिम लाइन पर कि आपको किसका रिश्ता किससे बताना है। इसे ढंग से समझना। तो हमेशा आपको से कहां चलना है, का की ओर। इसका मतलब समझिए कि डी क्या बोलेगा ए को, तो डी क्या बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डी का जन्म तो समझ में ही नहीं आया। क्वेश्चन उल्टा होता तो दिक्कत होती। पर अब डी सुनना, डी ने बोला ये मेरे पिताजी, ये पिता की बहन भुआ, और ये भुआ की मम्मी मतलब पापा की मम्मी, और पापा की मम्मी क्या होती है दादी। तो राइट आंसर होगा दादी, ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इन प्रश्नों के लिए आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 की ओर। प्रश्न नंबर 45 आप चेक करें तो फिर से हमारी कोडिंग का बना हुआ है। ए का कोड 1 है, बी का कोड है, सी का कोड आपका 3 है। सिंपल अगर आप चेक करें तो आप सभी तो जानते हैं कि ए का नंबर 1 ही तो होता है, बी का नंबर 2 ही होता है, और सी का नंबर 3 ही है। इसका मतलब केवल इस जो नाम हमें दिया गया इसके ओरिजिनल नंबर हमें चाहिए। क्या है ध्यान देना, SUMAN। उसने कहा अगर ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3 हो तो इसी क्रम में अगर आगे लिखा जाए तो सुमन शब्द के अक्षरों के मान का योग क्या होगा। वो आपसे योग पूछ रहा है इसका। अब ध्यान से सुनना, एस का नंबर आप जानते हैं 19, यू का 21, ये 13, ये 1 और ये 14। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको इन अल्फाबेट्स के नंबर याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, जबरदस्ती परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप जब अपने एग्जाम में बैठेंगे तो जो रफ शीट आपके पास होती है, सिंपली A to Z पूरी एबीसी लिखिए, 1 से लेकर 26 तक नंबर लिखिए। इनको रटने के ऊपर समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
जिस पे जो नंबर लिखा वो उसका नंबर है। आप इजी गोइंग इसको हल कर सकते हैं। तो चेक करते हैं इनका टोटल क्या बन रहा है। अगर मैं 21 में 19 जोड़ता हूं तो साहब इनको जोड़ने पर कितना आ गया 40, और इन तीनों को जोड़ने पर आ गया 28, और 40 में 28 जोड़ा तो मेरा आंसर कितना हो गया 68। तो सुमन के शब्द के अक्षरों का योग कितना होगा 68 होगा। तो इसी सीक्वेंस से हम आराम से बना सकते हैं कि क्या योग है। नंबर्स रटने के लिए प्रयास ना करें, आप इजी गोइंग A to Z 26 अक्षर लिखे, उनके ऊपर 1 से लेकर 26 तक गिनती लिखे, आपके सारे नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रटने में समय वेस्ट मत कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 की ओर। प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मान लेते हैं साहब ये एक तस्वीर है और इस तस्वीर में एक आदमी की ओर, और तस्वीर बताई गई है एक आदमी की है, इशारा करते हुए एक महिला कहती है। तो महिला ने क्या कहा उस लाइन को समझना। उसने ये बोला कि वह मेरे भाई के दादा के बेटे का बेटा है। इस लाइन को समझना। महिला ये बोलती है तस्वीर किसकी है, मेरे भाई के दादा। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हमारे भाई का कोई दादा है तो वो हमारा भी तो दादा होगा। दादा का बेटा, दादा का बेटा आप जानते हैं हमारे पिताजी भी हैं, हमारे अंकल भी हैं, वो कॉन्सेप्ट आगे समझ में आ जाएगा। और बेटे का बेटा, अगर हमारे दादा के बेटे हमारे पिताजी मान लिए जाएं तो पिताजी का बेटा तो मेरा भाई होगा। कॉन्सेप्ट आराम से कनेक्ट करिए, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। महिला क्या बोल रही है, वह मेरे भाई, साफ साफ बोल रही है कि मेरा कोई भाई है और मेरे भाई का दादा तो उसका भी दादा होगा। दादा का बेटा मतलब हमारे पिताजी, और पिता का बेटा हमारा भाई तो होगा। तो अगर हम इसमें ऐसी कोई तिगड़म ना भी करें तो हमें नॉर्मली समझ में आ रहा है कि इस लाइन के आधार पर वो जो आदमी है उस महिला का क्या लग रहा है, भाई। कैसे, फिर समझ लीजिए। महिला ने बोला कि ये आदमी कौन है, मेरे भाई के दादा मतलब मेरे दादा, और दादा का जो बेटा होता है वो हमारे पिताजी हैं, और ये मेरे पिता का बेटा ही तो है। इसका मतलब वो क्या लगेगा, मेरा भाई लगेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन से कि वो आदमी उस महिला का क्या है, उसका भाई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 की ओर। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 47। अगेन निश्चित कूट भाषा मतलब वही सांकेतिक भाषा। उसने कहा लेफ्ट को लिखा गया 07। अब हमें यह कॉन्सेप्ट समझना है कि यार इसे 07 लिखा कैसे गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, LEFT। सबसे पहले इनके रियल नंबर यूज करते हैं। इसके रियल नंबर क्या देखो, ये 12, ये 5, ये 6 और ये कितना है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो देखो आपके सामने यहां वैल्यू लिखी हुई 07, आपको यह बनाना। अगर मैं इन सबको डायरेक्ट जोड़ता हूं तो 17, 26, 33 7 नहीं बन सकता। हमेशा ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू BSTC जब भी आप सांकेतिक भाषा पढ़ते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में दो ही सीक्वेंस यूज करिएगा, या तो प्लस या तो इनटू। अगर प्लस करना है तो दो प्रकार से, या तो सबको डायरेक्ट जोड़ा जैसे मैंने भी किया था, 12, 5, 17, 6, 23, 43 से 7 नहीं बन रहा। अगर आप आगे चेक करते हैं, देखो एक कॉन्सेप्ट जैसे समझना, 12, 5, 17 और 17 में 26 जोड़ू 43, 43 से क्या 7 बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा साहब बिल्कुल, 4 में 3 जोड़ा 7। पर क्या ये सेम यहां भी लागू होगा? अगर ये सेम बन गया तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कामयाब हो गया। तो हमने अगला प्रश्न देखा, RIGHT, उसे लिखा है उसने 8। अब एक दिमाग ये मत लगाना कि सर यहां 7 यहां 8 तो सर इसका आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन में कहीं भी 9 नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसको चेक करें, ये 18, ये 9, ये 7, ये 8 और ये कितना है 20। देखो 18 में 9 जोड़ा 27, 27 में 20 जोड़ा 47, और 47 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास 62। क्या दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है? इसका मतलब हमारे जो संकेत हमें गिवन थे उन संकेतों का तरीका बिल्कुल हूबहू है। क्या किया फिर समझ लो। सबसे पहले मैंने इनके वास्तविक नंबर लिखे, उनको डायरेक्ट जोड़ा, 12, 5, 17, 17, 6, 23, 23 और 20 43, 4 + 3 7 लागू हो रहा है। अब देखो 18, 9, 27, 27 में 9 जोड़ा 34, 34 में 8 जोड़ा 42 और 42 में 20 जोड़ा 62।
जैसे 4 और 3 को जोड़ा, ऐसे 6 और 2 को जोड़ा, कितना हो गया 8। इसका मतलब मुझे लास्ट वैल्यू लेनी है स्ट्रेट। देखिएगा STRAIGHT, अगर मैं नंबर लिखूं 19 20 18 1 9 7 8 और कितना हो गया 20, इनको जोड़ते हैं। 19 में जोड़ा हमने कितना, देखना 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची वो देखना। 60 में जोड़ा हमने 18 तो 78, 78 में जोड़ा 9 तो 87, और 87 में जोड़ा 15 तो हमारा आंसर हो गया 102। अब 102 ध्यान दीजिएगा, 102 कॉन्सेप्ट हूबहू चलना चाहिए। आपने ऊपर की वैल्यू को जोड़ा तो यहां भी तो वैल्यू जुड़ेंगी, 1 + 0 + 3। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो आप चेक करिए आपका आंसर क्या आ रहा है 3, और ऑप्शन नंबर 2 आप सबको दिखाई दे रहा है 03, इसका राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। लेफ्ट राइट हमेशा ध्यान रखना, संकेत जब एक से अधिक होते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इसका कि संकेत का तरीका हमेशा एक जैसा होता है। तो जो हमने यहां लागू किया वही सेम यहां, नंबर्स लिखे, जोड़ा, जो वैल्यू आया उसको अगेन जोड़ा, वही सेम स्टेप यहां वही यहां। और अगर ये दोनों सेम है तो सेम इसी तरीके से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 3। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 की ओर। क्या है प्रश्न नंबर 48? उसने कहा बेमेल। बेमेल का मतलब भी वही है, इसे आप वर्गीकरण बोल सकते हैं। विषम बताइए, भिन्न छांटिए, अलग कौन है, बेमेल कौन है, क्लासिफिकेशन क्या है, या ओड वन आउट क्या है। तो क्या होगा कॉन्सेप्ट वही सेम, आपको 4 में से कोई 3 एक जैसे मिलेंगे और बचा हुआ आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 48। अगेन कहा गया बेमेल को पहचाने, कोविड-19, HIV एड्स, चेचक और कैंसर। अगर आप थोड़ा सा विज्ञान का नॉलेज रखते हैं तो आपको ये अच्छे से पता है कोविड-19, HIV एड्स और चेचक ये तीनों ऐसे रोग हैं जिन्हें हम संक्रमण रोग बोलते हैं, यानी संपर्क में आने से फैलते हैं। इसका मतलब है इन चारों के अंदर से अगर मैं बात करूं तो केवल ऑप्शन नंबर द कैंसर एक ऐसा रोग है जो संक्रमण नहीं है, मतलब संपर्क में आने से नहीं फैलता। तो इन चारों में अलग कौन होगा कैंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 की ओर। देखिएगा बढ़ते हैं आगे हमारे प्रश्न नंबर 49 यानी 49 की ओर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर BSTC के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, यानी आयु। कहने में तो ये टॉपिक है हमारे गणित का, पर हर बार BSTC के जो एग्जाम है उनमें ये प्रश्न आपको रीजनिंग में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं, हालांकि इसे हम ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, पर जैसा मुझे उम्मीद है BSTC के विद्यार्थी इस समय गणित के संपर्क में नहीं है, तो मैं आपके लिए कोई ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए नहीं लूंगा। इसे हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करेंगे जो आपने स्कूलों में सीखा, ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो ध्यान दीजिएगा क्या है प्रश्न। उसने आपको ये कहा 2 मित्रों की आयु है 7:9। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 2 मित्र हैं, मान लेते हैं एक A है दूसरा B है, और इनका जो रेशियो आपको दिया गया वो है 7:9। हमारा पहला काम है इन दोनों के साथ x अटैच कर दीजिए। एक सिंपल सी लाइन ध्यान रखना, जो रेशियो होता है उसे हम बटे में लिख सकते हैं। अब उसने आपको कहा 10 साल के बाद, मैं आपसे कहता हूं आज अगर आपकी आयु 17 साल है तो 10 साल के बाद आपकी एज 10 साल बढ़ के 27 साल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है साहब, अगर मैं कहता हूं ये जो आपको दिया, तो मैंने यहां पर बोला कि 10 वर्ष बाद, तो सिंपल सा स्टेप है, जैसे मैंने कहा कि आपकी एज 17 है तो 17 में 10 जुड़ गया, तो आप इन दोनों में भी 10 जोड़ दीजिए। ये हो गया 7x + 10 और ये हो गया 9x + 10। जैसा मैंने आपको कहा कि अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो 7x/10 और 9x/10। जैसे ही 10 साल बाद आप चेक करोगे उनका रेशियो आपको दिया गया क्या 19:23। तो हमने क्या किया साहब, इसके बराबर रख दिया 19:23। इसे हल कैसे करते हैं, बस गुणा करें,
19 की 9 से गुणा करी 171x, 19 को 10 से गुणा किया 190, 23 को 7 से गुणा किया 161x और 23 को 10 से गुणा किया 230। शिफ्टिंग आपको पता है, इसे यहां भेजिए x वाले को, बिना x वाले को वहां भेजिए। तो 170x में से 161 माइनस किया तो 10 और 230 में से 190 घटाया तो 40। 0 से 0 घटा तो x का मान कितना आ गया? अच्छा, पर उसने आपसे ये नहीं पूछा कि बताइए उनकी एज क्या, उसने आपसे क्या बोला कि 7 साल बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। अगर औसत की बात करें तो क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले इनकी 7 साल बाद की एज निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे बताना है औसत, फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैंने इन दोनों को जोड़ा, 7 और 9 ये हो गए 16x। 16x का मान 4 है तो कितना हो गया? 64। पर ध्यान रखना ये 64 उनकी वर्तमान एज है। हमें यहां कितने साल बाद बताना है? 7 साल बाद। तो 7 साल ये बड़ा होगा, 7 साल ये, तो 7 और 7 कितने हो गए? 14। अगर जोड़ा तो 78। इसका मतलब 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योग है वो कितना होगा? 78। अब मैंने कहा औसत क्या होता है? औसत का मतलब है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये मेंबर हैं 2 तो 2 का भाग लगाइए, काटने पर आया 39। इसका मतलब ये हुआ 7 साल बाद उनकी औसत आयु क्या होगी? 39। अगर वो आपको बोलता उनकी वर्तमान एज बताएं तो सिंपली आपको क्या करना है, एक्स का मान है 4, यहां पुट करिए 7 इंटू 4 तो ए तो हो गया 28 साल का और 9 इंटू 4 बी हो गया 36 साल का। आप उनकी अलग अलग एज भी बता सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न 7 साल बाद उनकी औसत आयु क्या होगी? 39। उम्मीद है आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 50 की ओर। देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में आपको क्या बोला गया देखिएगा। उसने आपको एक वेन डायग्राम बना के दी है और वेन डायग्राम में आपको क्या बोला कि आपको यह बताना है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहली चीज आप डायग्राम को पढ़ना सीखिए। अगर आप डायग्राम को देखें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएट का जो गोला है वो बड़ा गोला है और शिक्षक का गोला छोटा है। तो मैं कह सकता हूं कि सभी के सभी शिक्षक कौन है? ग्रेजुएट है। पर ग्रेजुएट के साथ इंजीनियर को काटा गया है। तो जब दो डायग्राम आपस में काटते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट होंगे, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर होंगे। तो बात करते हैं इन कथनों की कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो प्लीज पहला पॉइंट पढ़िएगा। कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर है। अगर आप ध्यान दें तो ग्रेजुएट और इंजीनियर का गोला आपस में काट रहा है। अगर वो आपस में काटा तो ये जो लाइन कही वो बिल्कुल सत्य बात है। इसका मतलब ये पॉइंट सत्य है। आगे बढ़ते हैं। सारे ग्रेजुएट, ये जितने भी ग्रेजुएट हैं ध्यान देना, ये पूरे का पूरा गोला या तो ये इंजीनियर है या ये शिक्षक है। आप ध्यान देना, सभी के सभी ग्रेजुएट शिक्षक नहीं हो सकते। क्यों? अगर आप बड़े को छोटे से कनेक्ट करेंगे तो वहां कुछ वर्ड सही होता कि कुछ ग्रेजुएट शिक्षक है और कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर है। यहां पर वर्ड क्या यूज किया? सारे। इसका मतलब 100% हमारा ये कथन क्या हुआ? असत्य। अगला पॉइंट देखना, कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है। अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें तो शिक्षक का इंजीनियर से कनेक्शन नहीं दिखा और उसने सिर्फ इतना बोला कि डायग्राम के आधार पर सत्य है या नहीं। तो बिल्कुल सही है, शिक्षक इंजीनियर नहीं है, तो यह भी सत्य होगा। अगला बढ़ते हैं। कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है। ध्यान देना, अगर ग्रेजुएट और इंजीनियर के गोले काट रहे हैं तो इसे पढ़ने के दो तरीके हैं कि कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर होंगे या कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट होंगे। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं आपके पास एक पानी का गिलास है जो आधा पानी से भरा हुआ है। आपसे यह पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दिया, तो एक विद्यार्थी ने जवाब दिया कि सर पानी का गिलास आधा भरा हुआ है। उसी क्षण दूसरे विद्यार्थी ने जवाब दिया कि सर पानी का गिलास आधा खाली है। अगर आप दोनों की बात को कनेक्ट करें
तो जिसने कहा गिलास आधा खाली है उसका भी मतलब यही था कि गिलास आधा भरा है, और जिसने कहा गिलास आधा भरा है तो उसका मतलब था गिलास आधा खाली है। तो सेम कह सकते हैं, अगर कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट होंगे मतलब ये वाला, तो 100% ये वाला भाग ग्रेजुएट नहीं होगा, तो ये कथन भी क्या है, सत्य। हमसे बोला निम्न में असत्य कौन है, तो हम अगर चेक करें तो इस वेन डायग्राम के आधार पर हमारा ऑप्शन बी ऐसा है जो इसके अकॉर्डिंग क्या है, असत्य है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद लगाता हूं अगर आज का वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट और आज जो भी आपको सिखाया गया, अगर उससे आपको फायदा मिलता है तो आज की वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपके मिलने वाले जो भी आपके दोस्त, आपके भाई बंधु बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर साझा करें। हो सकता है ये वीडियो अंतिम क्षणों में उनके लिए रामबाण का काम करे, उनके रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करने में उनकी मदद करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राजस्थान की जय हो।